शादी में मेहमान दूल्हा दुल्हन को कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देते हैं। कुछ मेहमान क्रिएटिव गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी शादी में किसी को AK-47 गिफ्ट करते सुना है? शायद नहीं। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, क्योंकि वहां दूल्हे को उसकी सास ने AK-47 गिफ्ट कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि शादी समारोह में एक महिला दूल्हे का माथा चूमती है और फिर तोहफे में उसे राइफल देती है। हालांकि वीडियो में लगा कि दूल्हा इस अनवांटेड गिफ्ट के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब अचानक उसके सामने राइफल आ जाती है तब वो मुस्कुराकर उसे ले लेता है। इस दौरान शादी में मौजूद मेहमान हैरान हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो खुशी में शोर मचाने लगते हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो पाकिस्तान के कराची में रहने वाले आदिल एहसान नाम के ट्विटर यूजर ने 25 नवंबर को पोस्ट किया है, जिसमें सुनाई पड़ रही मेहमानों की आवाज से ये भी पता चल रहा है कि उन सब के लिए ये एक उपलब्धि की बात है। इसीलिए वो दूल्हे को बार बार बंदूक कैमरे में दिखाने को कह रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कहां का है, कब का है, इसकी पुष्टि इंडिया न्यूज नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान और भारत सहित कई अन्य देशों में शादियों और अन्य समारोहों के दौरान बंदूक से हवाई फायर किए जाते हैं। ऐसा लोग खुशी में करते हैं, जो कभी कभी दुर्घटनाओं, लोगों को मारने और घायल करने का कारण बनती है। लेकिन किसी को ऐसा गिफ्ट, और वो भी सास से, कम ही देखने को मिलता है। अब इंजीनियरिंग सहित सभी तकनीकी पढ़ाई क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी। अगले सत्र से इंजीनियरिंग सहित सभी तकनीकी पढ़ाई क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। तेलंगाना नगर निगम के चुनाव के लिए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में घर घर जाकर प्रचार किया। उन्होंने मालेपल्ली में लोगों से वोट मांगे। राजस्थान में जयपुर के अचरोल इलाके में हाईवे पर एक बस में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। बिजली के तार के बस से सट जाने से हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे की वेस्ट मेटल से शानदार तस्वीर बनाई गई है। इस तस्वीर का वजन 1.5 क्विंटल से ज्यादा है और इसमें 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लगेगा। भारतीय समय के मुताबिक ये ग्रहण दोपहर 1:04 पर शुरू होकर शाम 5:22 तक रहेगा। देश के अधिकांश हिस्से में इसे नहीं देखा जा सकेगा। शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 110 अंक लुढ़ककर 44,149 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 18 अंक गिरकर 12,968 पर बंद हुआ। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। पंजाब और हरियाणा से किसानों का जत्था 2 दिन पहले दिल्ली रवाना हुआ था, लेकिन किसानों को दिल्ली आने से रोक दिया गया था। हालांकि किसान दिल्ली जाने पर अड़े रहे, लिहाजा उनकी जिद के आगे सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत मिल गई है। ये दोपहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इससे पहले दिन भर दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर जंग जैसे हालात नजर आए, तो रात में किसान जहां थे वहीं बैठकर दूसरे दिन की तैयारियों को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाते हुए किसान दिखे। लेकिन नौबत इसलिए आई क्योंकि दिन में यह तय था कि किसान बॉर्डर से पीछे नहीं जाएंगे और दिल्ली में एंट्री के लिए पूरा जोर लगा देंगे। हालांकि पुलिस भी तैयार थी, क्योंकि जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, वैसे ही एक के बाद एक आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन किसानों ने भी जैसे आर पार की लड़ाई का मन बना लिया था। वो पीछे तो हटे, लेकिन फिर पूरी ताकत से मोर्चे पर डट गए। मकसद किसी भी तरह दिल्ली बॉर्डर को पार करने का था। इस दौरान किसानों की कई बार पुलिस के साथ झड़प हुई। हालांकि अब इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये रात की तस्वीरें हैं, जो किसान खासतौर पर सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है, इसको हम जानेंगे सीधा। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सिंघू बॉर्डर पर आदित्य नायर इस वक्त हैं और देवेंद्र कौशिक बुराड़ी से हमको रिपोर्ट कर रहे हैं। बुराड़ी वो जगह है जहां पर निरंकारी ग्राउंड में किसानों को जाने की इजाजत मिली है। देवेंद्र, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या स्थिति है वहां पर? क्या किसान वहां पहुंच गए हैं? क्योंकि यहीं पर आने की परमिशन थी दिल्ली में एंट्री के बाद किसानों को।
देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सुबह से जिस तरह से बॉर्डर्स पर जद्दोजहद रही और किसान लगातार दिल्ली में एंट्री करने की बात कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें एंट्री करने नहीं दी। लेकिन हाँ, जो टीकरी बॉर्डर है वहाँ से एंट्री ज़रूर इजाज़त दी गई, और क्योंकि बुराड़ी जो मैदान है निरंकारी, उसमें किसान अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। इस वक्त मैं निरंकारी जो मैदान है वहीं मौजूद हूँ। पुलिस की पूरी तैनाती यहाँ है, लेकिन अभी तक किसान यहाँ नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि थोड़ा समय ज़रूर लगेगा और रोड के मार्फत वो अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के द्वारा यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो CISF, BSF और तमाम पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं कि किसी तरह से व्यवस्था ना बिगड़े, और इसी को मद्देनजर रखते हुए सुबह से ही जिस तरह से जद्दोजहद देखने को मिली थी किसान और जवानों के बीच में, लेकिन उसके बाद दिल्ली सरकार ने जो इजाज़त दी और इजाज़त के बाद ये निरंकारी मैदान सुनिश्चित किया गया कि यहीं आकर किसान सभी एकत्रित हो सकते हैं। क्योंकि शंभू बॉर्डर की बात की जाए, उसके बाद से वहां निकले तो सिंधु बॉर्डर पर कहीं ना कहीं किसानों के बीच और पुलिस के बीच एक झड़प हुई, और यही नहीं, टीकरी बॉर्डर पर भी तमाम किसानों के बीच एक झड़प हुई और आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का सहयोग लिया गया। लेकिन फिलहाल अब जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से यहाँ पुलिस तैनात की गई है, जवानों को तैनात किया गया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि यही सभी किसान रवानगी हो गई है, क्योंकि टीकरी बॉर्डर से तमाम किसान निकल चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है। आदित्य के पास चल रहे हैं। आदित्य सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। आदित्य, वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि वहां से तो किसानों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा गया, वहीं पर किसान जमे हुए थे और कुछ देर पहले तस्वीरें भी आ रही थी कि वहीं खाना पीना बनाना भी शुरू कर दिया है किसानों ने। आप जरा रिपोर्ट कीजिए, क्या है वहां पर? जी, मैं अभी सिंघू बॉर्डर पे खड़ा हूँ। मैं क्योंकि रात का वक्त हो रहा है, मैं कैमरा पर्सन से नहीं कहूँगा कि आपको आसपास दिखा, क्योंकि वहाँ तक आप शायद देख नहीं पाएंगे, कैमरा हमारा दिखा नहीं पाएगा क्योंकि बहुत अंधेरा है। स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे बंद कर दी गई हैं। ये पता है, अभी जो किसान हैं जहाँ पे जो सिंघू बॉर्डर तक पहुँचे थे, जो पंजाब से आए थे, वो सब यहाँ पे अब यहीं पे रुके हुए हैं। उनका कहना ये है कि वो बुराड़ी तक नहीं जाएंगे, क्योंकि बुराड़ी जाने में उनकी जो जंग है, उनकी जो लड़ाई है वो पूरी नहीं होती है। वो डायरेक्ट पार्लियामेंट के वहाँ संसद जाना चाहते हैं, वहाँ पे विजय चौक पे वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पर वो अभी तक ऑफकोर्स उनको परमिशन नहीं मिली है, ना ही उनको मिलती हुई दिख रही है। तो सिंघू बॉर्डर पे ही यहीं पे काफी सारे जो फार्मर्स हैं वो रुक गए हैं और यहीं पे उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के लोग हैं वो भी आके उनको खाना बांट रहे हैं, और काफी सारे किसान अपने अपने ट्रैक्टरों में उन्होंने जगह बना ली है, गद्दे वगैरह बिछा के उसी में, और या उसके ट्रैक्टरों के नीचे वो सो भी रहे हैं। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उधर दिन भर प्रदर्शन के बाद किसान रात में आराम कर रहे हैं और इस दौरान वो कल की योजना बनाने में जुटे हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए तमाम किसान जो लगातार कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उसका आज दूसरा दिन था। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये सिंघू बॉर्डर है। लगातार यहां पर स्थिति उग्र बनी रही। इस वक्त जो आप यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर जवान जो हैं वो तैनात हैं और किसी भी किसान को यहाँ से आगे जाने की परमिशन आज नहीं दी गई। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा ये कहा गया कि उनको बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर जाने की परमिशन दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सिंघू बॉर्डर पर वो देखने को नहीं मिला। इस वक्त की स्थिति में आपको बता दूं, तमाम किसान जो अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं, जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो इस वक्त भी इस सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और वो यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब हमने तमाम किसानों से बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी केंद्र सरकार से मंत्री हो या कोई भी डेलीगेशन हो, उनको हमारे पास यहाँ आना पड़ेगा, हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। आज योगेंद्र यादव समेत किसान नेता भी यहाँ पहुंचे और किसानों से बात करके उनको संबोधित करने की कोशिश करी, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि क्योंकि 500 से ज्यादा किसान संगठन एक साथ यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको क्योंकि आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई, इसके चलते कहीं ना कहीं ये किसान यहीं पर ही आकर डट गए हैं। अभी बताया जा रहा है कि जो तमाम किसान हैं जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से आए हैं, वो आज रात को यहीं पर ही रुकने वाले हैं, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ से आगे जाने के लिए ये जो बैरिकेडिंग्स आप देख रहे थे उसको खोलना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति लग रही है कि ये बैरिकेडिंग्स जब तक नहीं खुलेंगे, इनके जो ट्रैक्टर्स हैं, इनकी जो ट्रॉलीज हैं,
वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ये सिंघू बॉर्डर का आप दृश्य देख सकते हैं, लगातार किलोमीटर लंबी यहाँ पर लाइनें हैं और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान लगातार यहाँ सवार हैं। कोई भी यहाँ से आगे अभी तक नहीं बढ़ा हुआ है और हमें ये भी बताया जा रहा है कि आज के लिए किसान अपना खाना और अपना भोजन की व्यवस्था यहीं पर ही कर रहे हैं। लगातार यहाँ से किसान डटे हुए हैं और आगे जाने की बात नहीं कर रहे हैं। कई किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बात भी करेंगे। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश। आप? हम अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरमुख सिंह है। हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप ये बताइए कि जब आपको आगे दिल्ली जाने की परमिशन दे दी है तो आप फिर भी यहाँ पर क्यों डटे हुए हैं? हम इसलिए डटे हुए हैं कि हम अंदर जाएंगे तो विद ट्रॉलियों के साथ और सिस्टम के साथ आएंगे। जब जितनी दूर से हम आए हैं और जितने हमारे संगठन हैं, हम बैठ के बात करेंगे। पंजाब के और हरियाणा के संगठन हम सारे मिलके ही जो है तय करके ही वहाँ अंदर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे जितने हमारी बात नहीं मानी जाती। तो आप लोगों को क्या बोला गया है? क्योंकि दिल्ली के लिए टीकरी बॉर्डर और जो अन्य बॉर्डर है वहाँ से तो किसान आगे चले। जैसा कि सरकार जंतर मंतर रामलीला मैदान में कोई भी प्रदर्शन होता है तो करती है। किसान कह रहा है कि हमको या तो जंतर मंतर पे भेजा जाए या तो रामलीला मैदान में भेजा जाए, जहाँ पर हमेशा कार्यक्रम होते हैं, जहाँ पर आंदोलन होते हैं। और सरकार ये कह रही है कि केवल 500 ट्रैक्टर अंदर आ जाए। जब 20,000 ट्रैक्टर आया हुआ है तो 500 ट्रैक्टर जाके क्या करेगा? जाएगा तो पूरा किसान जाएगा और नहीं जाएगा तो पूरा किसान यहीं पर बैठ के आंदोलन करेगा और सरकार को यहीं पर आना पड़ेगा। और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप भी इनके साथ ही हैं? नहीं, मैं पंजाब से है। पंजाब से आए हैं। 3 तारीख को जब सरकार कह रही है कि हम आके बात करने के लिए तैयार है तो आप लोग क्यों नहीं बात? नहीं, सरकार किसानों के साथ धोखा पहले करते रहे, हम विश्वास ही नहीं कर सकते मोदी सरकार पे, जो हर वक्त वो किसानों को गुमराह करती है। जब लॉकडाउन हुआ है उसमें ऑर्डिनेंस लाने की ऐसी क्या जरूरत थी उनको? और इतना तानाशाह पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है। हमारे साथ तो बिहार वो चीन से पाकिस्तान से भी शंभू बॉर्डर पे ऐसे बुजुर्ग जो बच्चे इतनी ठंड में ठंडे गंदे पानी की बिचारे अथरू गए। हम पंजाब का हम हिस्सा है हिंदुस्तान का। अब हिंदुस्तान के लेकिन अगर सरकार आपसे बात कर रही है तो अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो आप उस सॉल्यूशन को करते हैं जी। पहले किसान जथेबंदी को बुला कर क्या किया इन्होंने? ये जलील कर रहे हैं हमारे को बुला कर। यहाँ बुलाया जाता है, इस तरह से बुलाया जाता है, पानी की बौछार चलवा के बुलाया जाता है, आंसू के गैस के गोले मार के बुलाया जाता है। आज हमने वार्ता करनी थी तो जिस दिन किसान ने आंदोलन के लिए कूच किया था उसी दिन सरकार को वार्ता के लिए बुला के वार्ता कर लेनी चाहिए थी और सकारात्मक काम करना चाहिए था। किसानों के ऊपर लाठियां चलवाएंगे, कल हम लोगों को जंतर मंतर से उठा के जेल में डाल दिया। सिंघू बॉर्डर की स्थिति अभी क्या रहने वाली है? किसान यहीं पर ही डटे रहेंगे? बिल्कुल यहीं के सारे संगठन जितने भी पंजाब के और हरियाणा के संगठन है, सबों ने एक ही बात कर ली कि हम आगे नहीं जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये हमारी आर पार की लड़ाई है। जितने चिर हमारी मोदी सभी किसान और सभी से जाएगा, वैसे हम नहीं जाएंगे। ये हमारी आर पार की लड़ाई है। 3 अध्यादेश कानून के लिए हम यहाँ सड़कों पे आए हैं, जुआ सब कुछ आए हैं। और जितना चिर हमारी बात नहीं माने जाते, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे जो मर्जी। जिंदगी में मौत के साथ आए हैं यहाँ पर। सर सुबह जब हम आ रहे थे तब सर जी हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। ठंडक में पानी की बौछार। तमाम किसान जो यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं उनसे हमने जानने की कोशिश करी। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि वो सिंघू बॉर्डर पर डटे रहेंगे, जाएंगे तो सभी के सभी किसान एक साथ यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे। और आज रात को क्योंकि लगातार यहाँ पर किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं और भोजन की व्यवस्था भी अब यहाँ पर कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि बैरिकेडिंग दूसरी तरफ नहीं हटाई गई है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसान यहाँ पर ही आज रात को डेरा डालने वाले हैं और कल सुबह लगातार तीसरे दिन किसान दोबारा यहीं पर सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करेंगे। उधर बीजेपी ने दावा किया कि किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। ये किसानों का जो आंदोलन है लगातार उग्र होता चला जा रहा है। तो वहाँ टिकैत साहब ने भी कहा कि हम उनके समर्थन में हैं, गैर बीजेपी राज्य में उनके साथ। देखिए, ये हमारी मोदी जी की सरकार है। जनता ने जब जनादेश दिया तो पहला संकल्प इस सरकार का क्या था? किसानों की आय को बढ़ाना। संकल्प क्या था कि हम कृषि प्रधान देश के साथ साथ कृषक प्रधान देश बनाएंगे। संकल्प क्या था कि अन्नदाताओं के साथ साथ अन्न के साथ साथ अन्नदाताओं की भी चिंता हमें करनी है। और आप देखें तो जो कांग्रेस के लोग बहुत ही लंगतरानी कर रहे हैं
जो ऐसे इस तरह के बयान बहादुर पैदा हुए हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि 12,000 करोड़ का उनके समय में बजट था, आज 34,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हो चुका है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि मोदी जी ने आने के बाद किसान सम्मान निधि के माध्यम से लाखों करोड़ों किसानों को इसका लाभ पहुंचाया। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो आय कृषकों की आय दुगनी के करने की दिशा में, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में जो काम हुआ हो, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए काम हुआ हो, या और भी तमाम जो महत्वपूर्ण काम है, वो नहीं बता पा रहे हैं। बस एक कृषि बिल लेके चल रहा है जिसमें कि किसानों के हितों का बिल है, बिचौलियों के खिलाफ ये बिल है। तो आखिर जो नाराजगी किसानों का, उनका ये कहना है कि लगातार जो हम सीधे माल अपना बेचने का होता है जरिया, यानी MSME, वो नहीं हो पा रहा, उससे बड़ी तकलीफ हो रही है, डायरेक्ट हम नहीं जा पा रहे हैं। हमें किसानों से कोई शिकायत नहीं है, हमें शिकायत उन लोगों से है जिन्हें का से कृषि नहीं पता, जिन्हें खास से खेती का नहीं जानकारी है, जिन्हें फा से फसल नहीं जानते हैं। हमें तो शिकायत उन लोगों से है जो आलू और अंडे का फर्क नहीं जानते, जो बैगन और बर्गर का फर्क नहीं जानते, जो गन्ने का और गुड़ का फर्क नहीं जानते, जो प्याज और पिज्जे का फर्क नहीं जानते। हमें उनसे शिकायत है, वो किसानों के हितों पर जो है वो प्रवचन दे रहे हैं। हम किसानों के साथ हमेशा बात करने में विश्वास करते रहे हैं, और कभी भी किसी तरह का कंफ्यूजन है, बात उससे हल हो जाएगा। कृषि बिल किसानों के हित का बिल है, और हाँ, बिचौलियों के खिलाफ बिल है। तो क्या लग रहा है, जिस हिसाब से ये आंदोलन चल रहा है, क्या इसका कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्या जो उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं वो शांत होंगे? जो लोग जिनको जो है वो गुमराह करके इस तरह के आंदोलन कराए जा रहे हैं, वो भी इस बात को समझेंगे और समझ रहे हैं। बिहार विधानसभा के अंदर राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आग बबूला हो गए और उन्हें जमकर खरी खोटी भी सुनाई। नीतीश कुमार को इतने गुस्से में आज से पहले शायद ही किसी ने देखा हो, क्योंकि विधानसभा में तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने यहां तक कहा कि तेजस्वी उनके भाई जैसे दोस्त लालू प्रसाद के बेटे हैं, इसी वजह से वो उनको सुनते रहते हैं। लेकिन अब पानी सिर के ऊपर चला गया है। नेता प्रतिपक्ष बकवास ही बोल रहा है, तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। हालांकि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और उन पर आरोप लगाया कि वो 1991 में हुई एक हत्या के मामले में शामिल हैं, लिहाजा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? ये तो विषय आ चुका है। महोदय एक बात तो जाइए, आप बैठ जाइए नेता। तेजस्वी के इतना बोलते ही नीतीश कुमार भड़क उठे और मानो कई सालों का गुस्सा तेजस्वी पर एक साथ उड़ेल दिया। अगर है तो क्यों नहीं? कोर्ट का फैसला है, हमने तो नहीं कहा था। ये सारे लोग एक एक बात को जानते हैं, कौन नहीं जानता? अगर किसी बात के जानने के आधार पर अगर इसी तरह से हम चला ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था? क्यों नहीं 17 में एक्सप्लेन किया था? आज चार्जशीटेड है, आज सदन में शांति बनाइए, माननीय सदस्यगण, ये सब बर्दाश्त के बाहर। आपने डिमांड किया वो माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन बोले, हम जब बोलने लगे तो आप लोग घर से सुनते नहीं, बर्दाश्त नहीं
हालांकि नीतीश कुमार जब आग बबूला होकर बोल रहे थे तो सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ और विपक्षी दल के विधायक स्पीकर के आसन तक पहुंच गए, जिस पर विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हालांकि बाद में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि नीतीश के ऊपर हत्या का जो मामला चल रहा था उसे सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है और इस कारण इस मुद्दे को सदन में उठाना ठीक नहीं है। हालांकि शाम को सदन के बाहर नीतीश थोड़ा नरम पड़े, लेकिन आरजेडी की तरफ से राबड़ी देवी ने मोर्चा संभाल लिया और नीतीश पर करारा तंज कसा। है उसके विरुद्ध काम करना। अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं और बात गलत तो बहुत लोग अपने ऊपर से उसके खिलाफ लिख सकता है और उसके लिए कार्रवाई की बात कर सकता है। तो हम तो ये सब बात करते नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। हम तो यही चाहते हैं भाई, आप जानते हैं इतने दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ असेंबली में रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, आज यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, तो सबको पता है कि किस तरह से हम लोगों ने सदन में कार्यवाही की। और कोई बात है, आप बताइए, जब एक साथ थे 2015 में और जब रेड हुआ घर पर और उसके बाद सारी बातें आई, केस हुआ था, तो हम लोगों ने क्या कहा था, एक्सप्लेन करना, और जब एक्सप्लेन नहीं किए तो हम हट गए। 24 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं। नीतीश कुमार का दौन भाषण करता है लोग, इसीलिए पगला के पागल बोले कि लालू जी को हम ही बनाए और तुमको तेजस्वी हम ही बनाए। हाँ, उनको कौन जानता था? हाँ, वही उनको कौन जानता था? ना उनको कौन जानता था? उनको कौन जानता था? देश के लोग। हम लोग का 75 आया, उनका 43 आया। जनता लात मारा उनको, हम लोग का नहीं, हम लोग का सत्ता था, सत्ता छीना गया हम लोग से। यूपी के लखीमपुर खीरी में कुछ लोग कार चलाते वक्त पिस्टल और दुनाली बंदूक से हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो 25 नवंबर का बताया गया, जिसमें देखा गया कि लग्जरी कार में कुछ लोग सवार हैं। इसी दौरान महिला थाने से चंद कदम दूरी पर गाड़ी चला रहा शख्स कार का शीशा उतारकर पिस्टल से हवाई फायरिंग करने लगा। इसके बाद पड़ोस वाली सीट पर बैठा उसका दोस्त दोनाली बंदूक में कारतूस लोड कर उसे थामता है और इस बार वो शख्स गाड़ी चलाते हुए दोनाली बंदूक से फायर करता है। एक और नीचे। चलती कार से फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिससे पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है और बताया गया कि बीजेपी नेता अमित वर्मा के भतीजे आयुष वर्मा ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर फायरिंग की। लिहाजा मामला बढ़ता देख पुलिस ने आयुष वर्मा को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उन सभी के असलहे जब्त कर लिए गए। वहीं कार में बैठे अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक हर्ष फायरिंग का वीडियो संज्ञान में आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिख रहे दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं लाइसेंसी शस्त्र भी बरामद कर लिए गए हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भले ही सड़क पर खुलेआम फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन बीजेपी नेता के भतीजे का नाम आने से मामले में सियासत भी शुरू हो गई है और विपक्षी दल योगी राज में बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल खड़े करने लगे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले पर की गई बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराया है। हाईकोर्ट की बीएमसी को फटकार और कहा कि नागरिकों के खिलाफ ऐसे मसल पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही अदालत ने अवैध निर्माण के खिलाफ जारी किए गए बीएमसी के नोटिस को भी खारिज कर दिया है और निर्देश दिया है कि नागरिकों के खिलाफ ऐसे मसल पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुताबिक तोड़फोड़ की कार्रवाई एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पर दिए गए कमेंट्स को लेकर उन्हें निशाना बनाने के इरादे से की गई। लिहाजा कोर्ट ने कंगना को सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने की हिदायत दी। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, क्योंकि बीएमसी ने 9 सितंबर को कंगना के पाली हिल में मौजूद बंगले में बने ऑफिस में कई अवैध हिस्सों को तोड़ दिया था, जिस पर कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ का हर्जाना मांगा। हालांकि हाईकोर्ट ने नुकसान का पता लगाने के लिए एक सर्वेयर नियुक्त किया है। उन्हें मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट सौंपी। उधर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है तो ये जीत केवल उस व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि पूरे लोकतंत्र की होती है। मैं अपनी फिल्म तलाइवी की शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है।
मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाई कोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है। सो आई वांट टू थैंक ऑल माय फ्रेंड्स हु गेव मी करेज एंड टू दोज who made fun of me, lied about the illegal demolition and said that it was a legal act. No, it wasn't. I want to thank those also who played villains, because it's only because of them I can play a hero. Thank you. हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना के मामले से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि ये बीएमसी की कार्रवाई है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। साथ ही लगे हाथ एक बार फिर उन्होंने कंगना पर निशाना साधा। जिस तरह से महाराष्ट्र का, मुंबई का अपमान एक लड़की करती है यहाँ पर, उसको पॉलिटिकल समर्थन कुछ लोग देते हैं। ये कौन से कानून की किताब में लिखा है? अगर किसी जज साहब का किसी कोर्ट के बारे में हम अभद्र टिप्पणी करें तो उनके अवमान होता है, क्या कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आती है। तो क्या हमारे बारे में, मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, मुंबई पुलिस के बारे में कोई व्यक्ति इस तरह से अभद्र टिप्पणी करे, बात करे, तो ये सभी को प्रतिष्ठा नहीं है, उनका कंटेम्प्ट नहीं होता, उनकी बदनामी नहीं होती। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना वैक्सीन से सभी को उम्मीदें हैं। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसको लेकर वो कल यानी कि शनिवार को कोरोना वैक्सीन के 3 बड़े केंद्रों पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद का दौरा करेंगे। पीएम पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे। यहां ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविड शील्ड का ट्रायल किया जा रहा है। इसके अलावा पीएम अहमदाबाद में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी का ट्रायल कर रही कंपनी जाइडस कैडिला के केंद्र का भी दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी हैदराबाद भी जा सकते हैं, जहां भारत बायोटेक का ऑफिस है। भारत बायोटेक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार कर रही है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी तीनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों से इसकी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे और वैक्सीन के वितरण को लेकर रणनीति बनाने को लेकर भी बात करेंगे। देश में फिलहाल 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, भारत बायोटेक की वैक्सीन और जाइडस कैडिला की वैक्सीन शामिल है। ये तीनों वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरण में। कंगना के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई। मुंबई में कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ पर बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी की कार्रवाई अधिकारों का दुरुपयोग था। चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसी अटकलें हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी का चुनाव 8 चरणों में कराया जाएगा। ये चुनाव 28 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच करवाए जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। गुजरात के राजकोट में एक निजी कोविड अस्पताल में भीषण आग लगने से 6 मरीजों की मौत हो गई। कई मरीज झुलस गए, जिन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय नौसेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट MiG-29 क्रैश होकर अरब सागर में गिर गया। 2 पायलटों में से एक को खोज निकाला गया है। इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कोरोना महामारी के बीच पी मार्क कंपनी अपने ग्राहकों को एक खास ऑफर दे रही है। इसके तहत सरसों तेल के हर 5 लीटर के पैक के साथ एक फेस मास्क फ्री में दिया जा रहा है। पी मार्क मस्टर्ड ऑयल के प्रवक्ता उमेश वर्मा ने बताया कि उन्होंने हमेशा अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काम किया है। यही वजह है कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए 5 लीटर तेल के पैक के साथ एक फेस मास्क फ्री में दिया जा रहा है। कोरोना से लड़ाई में सरकार भी मास्क पहनने पर लगातार जोर दे रही है। इसलिए पी मार्क कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल आपको दे रहे हैं फ्री फेस मास्क हर 5 लीटर पैक के साथ। ट्रस्ट द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद के दौरे पर पहुंचे और निकाय चुनाव के लिए एक रोड शो किया। रोड शो में उमड़ी भीड़ को देखकर नड्डा बोले कि ये इस बात का साफ संदेश है कि यहां अब बीजेपी के आने की बारी आ गई।
उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे और यहां कमल खिलाकर हैदराबाद को विकास की नई ऊंचाइयों में ले जाने का काम करेंगे। दिस इज द चेंज इन द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। इसलिए मोदी जी ने पॉलिटिक्स को रीडिफाइन कर दिया और नया डेफिनेशन दिया कि आगे जनता के बीच में जाओगे तो रिपोर्ट कार्ड के साथ जाओगे। इस बात को उन्होंने प्रतिपादित किया यहाँ, और इसीलिए मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि बिहार के विकास ने इस बात को दिखाया। लेकिन चुनाव सिर्फ बिहार में नहीं जीते, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हमने गुजरात में भी जीते। ये एक तरीके से सारे देश में एक छोटा सा इलेक्शन। 8 सीटें हैं गुजरात में, 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी की छोड़ी। हमारे यहां 7 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। आपके यहां एक चुनाव दुबाका में हुआ, ऐसा धमाका आपने किया कि यहां भी आप चुनाव जीत करके आ गए। केरल में 2 सीटें थी, दोनों की दोनों जीत ली। मध्य प्रदेश में 28 में से 21 सीटें जीत ली और मणिपुर में 4 की 4 सीटें जीत ली। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए 28 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान किया जाएगा। इसके लिए कुल 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे और अंतिम चरण का मतदान 19 दिसंबर को होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देखिए रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पहले चरण के इलेक्शंस कल से शुरू होने वाले हैं और ये इलेक्शंस जम्मू कश्मीर के तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं। तकरीबन 350 कैंडिडेट्स मैदान में है और वो 48 सीटों के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। इस इलेक्शन को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हल्के में नहीं ले रही है और यही वजह है कि बीजेपी ने केंद्र से कई बड़े बड़े नेताओं को बुलाया ताकि वो इनके कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन कर पाएं। इसमें शाहनवाज हुसैन, अनुराग ठाकुर जैसे नेता शामिल हैं। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इन्होंने हाथ मिलाया है और वो मिलके बीजेपी को बाहर रखने के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन के लिए कैंडिडेट्स की सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है क्योंकि कल ही श्रीनगर के बाहरी इलाके में सेना की एक टुकड़ी पे हमला हुआ है जिसमें सेना के 2 नौजवान शहीद हुए हैं। इसी तरह जो पूरे जम्मू कश्मीर में कैंडिडेट्स फैले हुए हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनको सुरक्षित रखना जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा।